टुडे इज 17 मार्च और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आपको 100+ मार्क्स डीडीए जेई के अंदर कैसे आप स्कोर कर सकते हो। आपको कहाँ कहाँ मार्क्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आप 100+ स्कोर कर दो। और 100+ स्कोर इज़ अ बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाना है डीडीए जेई में। तो इसको अचीव कैसे करना है उसको बताने से पहले आपका आज का टास्क, आपका टास्क 16 जो है आज का, उसमें आपको जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इसके फ्री मॉक टेस्ट करके डीडीए जेई के टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको दिए हुए हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आपको ये बचे हुए 4 टेस्ट और कर लेने हैं। पिछले 5 टेस्ट आप दे चुके हो, अगर आपने नहीं दिए हैं तो उनको भी, जो पाइलअप हो चुके हैं उनको कंप्लीट कर लेना आज ही। और अपने ये जो सभी टेस्ट हैं आपके, इनको ख़त्म कर लेना। ये सब्जेक्ट टेस्ट में मिल जाएंगे आपको। 15 क्वेश्चन इसके अंदर पर टेस्ट हैं। टेक्निकल में आपके जो टेस्ट बचे हैं वो 16, 18, 13 एंड 8, इन चारों टेस्ट को आपको दे देना है। प्लस सर्वे का फ्री मॉक टेस्ट भी दे रखा है सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर। तो ये 5 टेस्ट आपको देने हैं। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है, एक मिनी मॉक टेस्ट भी वहाँ पे है टेक्स्ट बुक के अंदर। तो उसके अंदर 2 टेस्ट देने हैं, एक तो चेक योर एक्यूरेसी वाला टेस्ट और एक देना है मस्ट अटेम्प्ट टेस्ट। तो इनके अंदर भी 25-25 क्वेश्चन है। तो आपका जो आज का टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है सुबह से शाम तक, 17 मार्च को। तो अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि 100+ मार्क्स आपको डीडीए जेई में कैसे लाने हैं। अच्छा, ये बताने से पहले कि ये एसएससी जेई और अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए टास्क है। ये आपका जो भी सिलेबस मैच करता है आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको एसएससी जेई क्लियर करना है तो आपको एसएससी जेई के ही क्वेश्चन करने हैं जो आपकी उसके टेस्ट सीरीज़ में है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं ये सब भी आपके करने आपके लिए ज़रूरी है करने। तो जितने भी क्वेश्चन करोगे वो सब ऐड ऑन ही होंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो आप ये सब कर सकते हो। जैसे आपको एसएससी जेई की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप जीएस वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट और आप टेक्निकल वाला पार्ट इसके अंदर कवर कर सकते हो। अगर आप यूकेपीएससी की कर रहे हो तो ये सब कर सकते हो। कोई और एग्ज़ाम जिसका सिलेबस इससे मैच कर रहा है आप उसकी भी कर सकते हो। ये टास्क सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो अब आते हैं 100+ मार्क्स डीडीए जेई के लिए। तो समझो पहले तो सिलेबस क्या है आपका। एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है एंड टेक्निकल है। टेक्निकल आपका 80 मार्क्स का, बाकी सब 10-10 मार्क्स के हैं आपके। ठीक है, आपको 100+ मार्क्स करने। 100+ मार्क्स मतलब आप टॉपर में होंगे। 95+ भी लगभग सेफ होगा स्कोर, लेकिन आप 100 के लिए आपको एम करना है। तो किस किस टॉपिक में कितने मार्क्स आ सकते हैं पहले इसको देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मेहनत आपकी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपको एप्टीट्यूड के अंदर 10 में से 10 नंबर आने चाहिए, रीजनिंग में 10 में से 10 आने चाहिए, इंग्लिश में आपके सिर्फ वही क्वेश्चन गलत होने चाहिए जो कि किसी बच्चे को नहीं आते। और वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपसे कुछ वोकैब में से पूछ लेगा वो, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब पूछ लिया, या फिर कोई अटपटी सी स्पेलिंग पूछ ली जो कि आपने कभी नहीं देखी। तो 2-3 क्वेश्चन बस उसके कट सकते हैं। बाकी आपको 7 मार्क्स करीब आपके अच्छे मार्क्स हैं इंग्लिश के अंदर। ये आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको लाने के लिए। जीएस के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते, और जीएस के लिए आपको डरना भी नहीं है। मान लो 10 के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते और वो बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चंस में से हैं, तो 10 में से सबके 0 ही आने वाले हैं। तो इसके लिए तो घबराना नहीं है। तो इस 100 की जो कट ऑफ होगी ये 95 या 90 चली जाएगी। तो जीएस के लिए घबराना नहीं है। आपके 2 या 3 नंबर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। और टेक्निकल के अंदर आपको 70 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, 70+। 70 ये कोई इतनी बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा थोड़ा एवरेज, थोड़ा इजी, एवरेज टू इजी टाइप में ही आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि इतने नंबर आपको एम करके चलने हैं। ये आपके हो जाएंगे आपके 100 नंबर। तो एक एक करके देखते हैं कैसे आ सकते हैं इनके अंदर। तो जीएस के अंदर जैसे कि मैंने मेंशन किया है 3 नंबर, तो मतलब इसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको दे रहा हूँ कि जीएस की वो 15 क्वेश्चन कर लो, तो 15-15 क्वेश्चन करते हुए चलो। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसमें से कुछ पूछ लिया जाएगा तो आप कर दोगे आंसर, नहीं पूछा जाएगा उसमें से तो छोड़ दोगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जीएस के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे इतने कम टाइम में जीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो तो आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह में लैग कर जाओगे और वहाँ पे आपके 1-2 नंबर कम हो जाएंगे। तो इसलिए जीएस के अंदर एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बस उसको डेली पढ़ते चलो, एक 1-1.5 घंटा दे दो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इनके अंदर 10 में से 10, पूरे 20 में से 20 नंबर लाए जा सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कोई इंटेलिजेंट बंदा है
तो वो जल्दी सोल्व कर देगा, ज़्यादा अच्छे से सोल्व कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी सिंपल प्रैक्टिस का ही खेल है। आपने हर टाइप का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखा हुआ है, हर टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन देखा हुआ है, तो आप वहाँ पर उसको अटैम्प्ट कर दोगे। जैसे सीरीज़ है कोई, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे कुछ 2 लिखा, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आपने कुछ मतलब कोई भी टाइप की सीरीज़ कर रखी है तो आप उसका वहाँ पे आंसर कर दोगे। अगर नहीं की हुई है और आप दिमाग नहीं चला पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो तरीका क्या है कि आपने रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों। तो अगर आपको 10 में से 10 नंबर लाने हैं और आपको ऐसा लगता भी है कि पेपर बहुत इजी आएगा, इसमें टाइम देने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा मत सोचो। यहाँ पे एक नंबर भी आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक नंबर भी आपका कम हुआ तो मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो। तो ये पूरे 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर आपके आने चाहिए इसके अंदर। और ये कब होगा कि जब आप जीएस से थोड़ा सा अपना दिमाग साइड में करोगे और एप्टीट्यूड और रीजनिंग में के अंदर आप अपना अटैम्प्ट डालोगे। अब ये जैसे मैंने आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के डेली में आपको क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, पहले आप शायद इतने भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब एटलीस्ट आपकी इतनी आदत तो हो गई है कि 15-15 क्वेश्चन आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कर लेते हो। तो अब क्या करना है, कल से मैं थोड़ा और ज़्यादा आपको काम दूंगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन दोनों के, उतने क्वेश्चन आप करोगे। और आपका एम होना चाहिए कि आपको 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर लाने हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 50 नंबर, हमारे 30 नंबर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पहले आपको ये सोचना है कि आपके कम कहाँ नंबर कट कहाँ रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे अगर जो 30 नंबर आ रहे हैं तो आपको यही देखना है कि आपके आ कहाँ रहे हैं नंबर। यही सोच लो कि 30 ही नंबर आ रहे हैं तो ये कोई मतलब इसके अंदर हम ज़्यादा ये डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है इसके अंदर कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो कैसे होगा। क्योंकि 30 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उतनी मेहनत नहीं करी है आपने। 30 नंबर मतलब ना आपने टेक्निकल अच्छे से किया, ना आपने इंग्लिश, ना रीजनिंग, ना एप्टीट्यूड, कुछ भी आपने अच्छे से नहीं किया और आपके 30 नंबर आ रहे हैं। तो इसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आप जब तक तैयारी नहीं करोगे, ऐसे बिना तैयारी के तो मार्क्स नहीं आएंगे। बच्चे जो हैं मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तब उनके 70-60 नंबर पे अटक जाते हैं आके। और अगर आपको लग रहा है कि आपके 30 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, 20 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, 35 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं और आप इसमें डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। डिमोटिवेशन कब आता है? डिमोटिवेशन तब आता है कि आपने पूरा अपना 100% दे दिया और तब भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब डिमोटिवेशन आ सकता है। लेकिन उसमें भी मोटिवेशन की कोई बात नहीं है, उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आप अगर मान लो 60 नंबर से ऊपर आपके नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप 0 से 60 तक तो आए हो ना, तो प्रोसेस तो आपने देखा है कि 60 तक पहुँचे कैसे हो आप। कभी 20 भी आते होंगे, लेकिन अब 60 पे आए हो ना, 60 के बाद नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, मैं 0 से 60 आ गया तो 60 से ऊपर भी बढ़ सकता हूँ। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में 10-10 नंबर चाहिए आपको। अच्छा, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में फिर से वही चीज़ कि जो आपको क्वेश्चन इस टाइप के आ गए कि जैसे वोकैब से रिलेटेड, तो वो छूट भी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको ऐसा नहीं कि सिनोनिम एंटोनिम्स रट रहे हो सुबह शाम तक, ऐसा नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको इसके अंदर क्या प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर उस टाइप की प्रैक्टिस करनी है जो आपके प्रैक्टिस स्किल वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपके पास सेंटेंस दे दिया ABCD, 4 सेंटेंस दे दिया और इनको लाइन बाई से लगाना है आपको। तो देखो, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ याद करना होगा। इसके अंदर तो बस प्रैक्टिस होगी कि जितना आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप वहाँ पर एग्जाम में लगा दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आना है, ठीक है। स्पेलिंग हो गई। अब स्पेलिंग में भी देखो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एटलीस्ट बेसिक बेसिक स्पेलिंग्स तो कर लो, बेसिक बेसिक सिनोनिम्स कर लो, बेसिक बेसिक एंटोनिम्स कर लो। इतना भी कर लोगे तो एटलीस्ट इतना होगा कि जो हर बच्चे को आता है वो आपको आता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उतने पे ही टारगेट करना है इंग्लिश और जीएस में कि जो सब बच्चों को आता है उतना मुझे आता हो। रीजनिंग एप्टीट्यूड में हम एक्स्ट्रा एफर्ट देके बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो इतना आपको सोचना है। तो इंग्लिश में भी आप टाइम बाउंडेड तरीके से ही करोगे चीज़ें, ज़्यादा लोड नहीं लोगे। आप क्या करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर में इस टाइप के पूछे गए हैं क्वेश्चन उनकी। कहाँ से करोगे प्रैक्टिस? ये मैं जो डेली आपको प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ इससे आप करते चलो। एक बुक मैंने अपलोड की है, आप उससे भी कर सकते हो। बस डेली की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे इंग्लिश में कम आ रहे हैं नंबर या ज़्यादा आ रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अब आता है मेन टेक्निकल के ऊपर। इसमें आपको 80 में से 70, ये 70 कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 80 में से 80 भी आ सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत एवरेज आने वाला है। अब 70 लाने का तरीका क्या है? 70 लाने का तरीका मैं बताता हूँ। मैंने आपको फुल टेस्ट 6 करने के लिए दिया था। अब मैं वैसे मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी कोई मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है अब, ठीक है। हाल फिलहाल में मेरा सीधा मेंस का कन्वेंशनल पेपर होगा, लेकिन फिर भी मैंने फुल टेस्ट 6 को अटैम्प्ट किया उसको, और उसको मैंने देखा कि मैं करीब 60 क्वेश्चन के आसपास तक मैंने देखे थे, 80 में से 60 क्वेश्चन के आसपास देखे थे। और मुझे कोई भी क्वेश्चन एक दो को छोड़ के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो कि प्रीवियस ईयर नहीं था,
या फिर जो आपको डायरेक्टली हैंडबुक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। शायद मैंने लगभग 33 क्वेश्चंस तो मैंने डायरेक्टली आपको पिछली वाली वीडियो में बता ही दिए थे कि देखो इसका क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है, इसका सोल्यूशन ये है, ये इतना ईजी क्वेश्चन है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े ठीक ठाक हैं। तो इसकी वजह से ये 60 क्वेश्चन मैंने देखे और मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी इसके अंदर ये नहीं था कि कुछ नया कुछ सीखने वाली चीज़ थी। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। हैंडबुक जो आपके पास कोई भी हैंडबुक हो वो आपको पूरी देख के जानी है। हैंडबुक के अंदर क्या होता है, सरफेस पे नॉलेज होती है। सरफेस पे नॉलेज मतलब ऊपर ऊपर की आपकी सारी नॉलेज है उसके अंदर, सभी फॉर्मूलेज उसके अंदर हैं, ठीक है। थोड़े ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, वो सब आपको देखने हैं क्योंकि ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे एजम्पशन हो गई, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलेज हो गए, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ हैंडबुक। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको PYQs देखने हैं। आप कोई सा भी PYQ उठा लो। अब DDA JEE के तो 3-4 ही पेपर हुए थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपने कर लिए तो आपका नंबर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो करने ज़रूरी है क्योंकि सेम एग्ज़ाम के PYQ रिपीट हो जाते हैं अगले एग्ज़ाम में। तो जो DDA JEE के 3-4 जो फुल टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर वाले वो तो देखने ही हैं, प्लस इसके साथ आप SSC JEE के भी PYQs लगा लो, ठीक है। लगा लो, नहीं तो एक बार मतलब जैसे टाइम कम है तो रीडिंग मारते हुए चलो, देख लो, आंसर रट लो या फिर उनको समझ लो, जितना भी जो भी आप कर सकते हो इतने अपने लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर आपने हैंडबुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DDA JEE और SSC JEE इन दोनों के कर लिए तो आप 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अब जैसे SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सामने SSC JEE का PYQ ही रख दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली रिपीट होंगे और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जिनका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जिनमें वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके दे देंगे उसके अंदर। तो दोनों के लिए तैयार रहना है। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया तो 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मैंने फुल टेस्ट 6 खुद से एनालाइज किया है और 60 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है तो इसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने लेवल के हिसाब से भी देखा कि क्या क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा था कि नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं उसके अंदर। मुझे ऐसा लगा कि अगर PYQ अच्छे से किए हुए हैं, हैंडबुक के हर फॉर्मूले आपको याद है, तो 60 प्लस मार्क्स तो उसके अंदर आराम से आ जाते, क्योंकि बाकी के 20 क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। तो यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। रेसिपी क्या रहेगी, हैंडबुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये चीज़ करोगे और डेली के टास्क कंप्लीट करते रहो ताकि आपका एक रिवीजन, एक टच रहे डेली पढ़ाई में। तो घबराना किसी चीज़ से नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, टास्क कोई चीज़ कुछ भी समझ में नहीं आती है, तो प्रोसेस सिर्फ इतना है, नंबर आपके कितने भी आ रहे हो, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे प्लस पढ़ाई, कंसिस्टेंट पढ़ाई और इफेक्टिव पढ़ाई, इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दे देना। अगर आपके पास सिलेबस भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप इतना भी कर रहे हो, ठीक है, तब भी सिलेक्शन हो जाना है आपका। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाना है। अगर ये चीज़ पे आप फॉलो कर रहे हो, डेली फॉलो कर रहे हो, आपका मन है पढ़ने का, नहीं है तब भी आप डेली ये चीज़ कर रहे हो, तो 100% आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।